बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 5 अक्टूबर है। 30 सितंबर को वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक इंटरव्यू अल जज़ीरा इंग्लिश पर नशर हुआ। आगाज़ में ये इंटरव्यू बिल्कुल अननोटिस्ड गया, लेकिन फिर 3 अक्टूबर को सेनेटर शेरी रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, माहौलियाती तब्दीली के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस इंटरव्यू का एक क्लिप ट्वीट किया। उनके ट्वीट करने के फ़ौरन बाद बहुत सारे सहाफ़ी, ख़ास तौर पर वो जो कि इमरान खान साहब के नक्काद हैं, उनके क्रिटिक हैं, उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए। ये तासुर दिया गया कि जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई बहुत ही अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी का ऐसा हक़ अदा किया जो शायद इससे पहले कोई माई का लाल नहीं कर सका। वो जो मिसालें जिस तरीके से दी जाती हैं ना कि शायर ने गज़ल लिखी और फिर कलम तोड़ दी, या फिर वो बात मशहूर है कि शाहजहां जो हैं उन्होंने ताजमहल बनवाने के बाद जो मिस्त्री, मज़दूर, आर्किटेक्ट, जो मेमार थे, उनके हाथ कलम करवा दिए थे कि आइंदा कभी ये ऐसा शाहकार दोबारा तामीर ना कर पाएँ। बहरहाल ये तारीफ़ें हो रही थी, ये इंटरव्यू वैसे भी मैंने देखना था, लेकिन इन तारीफ़ी ट्वीट्स के बाद मेरा इश्तियाक बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैंने बड़े इन्हमाक से इस इंटरव्यू को एक नहीं 2 मरतबा सुना और इसके चंद अहम पॉइंट्स और उसका तर्जुमा जो है वो मेरे सामने इस वक्त लिखा हुआ मौजूद है। इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत ही डिफरेंट क्या चीज़ की है, या बहुत अच्छा या बेहतर क्या किया है। आपको मालूम है कि मैं ख़ुद जो है वो बिलावल भुट्टो का क्रिटिक हूँ, उनका नक्काद हूँ, और उसकी वजह जो है वो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी 34 साल उनकी उम्र है, उनका तजुर्बा फ़ॉरेन ऑफिस जैसा अहम और हसास इदारा इसको डील करने का नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं और एक कोलिशन पार्टनर हैं तो आपको वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाए ताकि आपकी ट्रेनिंग हो सके, मुस्तकबिल में आप लीड कर सकें, दैट इज़ नो क्राइटेरिया। तो इस वजह से जो है वो मैं अक्सर उनकी तरीक़ेकार पर, उनकी गुफ्तगू पर और उनके वज़ीर ख़ारजा बनने पर जो है वो तनकीद करता हूँ, लेकिन बिल्कुल ठंडे दिल से ज़रा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है वो आप कह सकते हैं कि एक बहुत अहम मौके पर हो रहा था। वो उस वक्त मौजूद थे जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे, और ये इंटरव्यू चंद रोज़ के बाद अल जज़ीरा के ऊपर नशर किया गया। प्रोग्राम है टॉक टू अल जज़ीरा, जेम्स बेज़ हैं इसके होस्ट। उन्होंने ये इंटरव्यू किया और प्राइमरीली पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल, रूस और यूक्रेन का तनाज़ा, पाकिस्तान की जो दाखिली सियासी सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान का मामला, ये वो प्राइमरी सब्जेक्ट्स थे जिनको इसमें उन्होंने टच किया। आगाज़ जो है वो उन्होंने सैलाब के हवाले से किया और उन्होंने सवाल किया बिलावल से कि मैं आपसे बहुत से मामलात पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़्यादती होगी अगर मैं पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर पहले बात ना करूँ। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा आफत मचाने वाले इस तबाहकुन सैलाब से आपका मुल्क किस तरीके से निमट रहा है, इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उन्होंने बड़े मुफस्सल अंदाज़ में और बड़े बेहतरीन अंदाज़ में एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में ये जो डिज़ास्टर है ये कितना बड़ा है, इसने कितनी तबाही मचाई है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बीमारियों से, सैलाब से लड़ता आया, लेकिन ये तो सैलाब नहीं था, ये तो कुछ और ही था। तबाही इस कदर ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। फिर वो बड़े मुफस्सल और जामे अंदाज़ में इसकी डिटेल्स बताते हैं। इंटरव्यूअर जो हैं उनसे पूछते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। वो बताते हैं कि किस किस किस्म के जो है वो मसाइल पाकिस्तान को आ रहे हैं और मज़ीद किस किस्म की मुश्किलात आने वाली हैं। फिर वो ये सवाल करते हैं इंटरव्यूअर कि आपका सूबा सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, 2010 में भी सैलाब आया था, आपकी जमात एक तवील अरसे से इक़्तिदार में है, क्या आप लोगों ने ऐसी आफत की रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया? बहुत से लोग बताते हैं कि करप्शन की वजह से ऐसे बहुत से इक़दामात नहीं हुए जिनसे सैलाब की तबाही को कम किया जा सकता था। इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं मालूम ये बहुत से लोग कौन हैं जिन्होंने आपको ये बताया है। करप्शन ज़रूर एक बड़ा मसला है, हमारे यहाँ करप्शन है, लेकिन इसका ताल्लुक़ इस आफत के साथ नहीं है। ये तबाही इतनी बड़ी थी कि कोई भी इक़दामात इसको रोक नहीं सकते थे। क्या तरबेला डैम से 20 गुना बड़ा डैम बनाना मुमकिन था? हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही थी बल्कि सैलाब आसमान से बरस रहा था। ये हमारे लिए भी बिल्कुल नई चीज़ थी। अच्छा, इस सवाल के जवाब में बिलावल ने अपने सूबे में अपने नाक के नीचे करप्शन जो है उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ करप्शन होती है, लेकिन करप्शन की वजह से जो सैलाब की तबाही है वो जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है उसका ताल्लुक़ बराह रास्त जो है वो
सैलाब के साथ नहीं है। अच्छा, फिर उसके ऊपर इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि अच्छा, एक तो इस वक्त खाने पीने की अशिया का आलमी बहरान, एक क्राइसिस जो है, ग्लोबल क्राइसिस मौजूद है फूड इनसिक्योरिटी का, दूसरा जो तेल की कीमतों का बहरान है। तो इस सैलाब की जो तबाही आई है पाकिस्तान में, आप बैनुल अक़वामी इदारों से क्या चाहते हैं? इस पर बिलावल जो है उन्होंने कहा कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर तामीर नौ के मरहले में काम करना चाहते हैं। तो जब हम तामीर नौ के मरहले में होंगे तो हमारे पास इतने फ़ंड्स मौजूद नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कर्ज़ों को रीशेड्यूल कर दिया जाए। रीशेड्यूलिंग की बात की है। अगेन ये बात मैं अक्सर अपने वीडियोस में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान जो इस वक्त मौक़िफ़ ले रहा है आलमी सतह पर कि हमें हमारे कर्ज़े जो हैं वो रीशेड्यूल कर दें, कि हम अभी नहीं, हम बाद में देंगे। यहाँ पर जो पाकिस्तान का लॉस हुआ है उसमें बहुत सारे बड़े और अमीर ममालिक शामिल हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर ये क्राइसिस जो है वो इतना बड़ा हो गया, इतनी ज़्यादा तबाही आई। तो आपको मुआफ़ी की कर्ज़ों के जो है वो उनके ख़ात्मे के हवाले से एक कैंपेन चलानी चाहिए कि हमें जो है मुकम्मल तौर पर हमारे ऊपर ये कर्ज़े जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएँ, ना कि रीशेड्यूलिंग। बहरहाल इनका अपना तरीक़ाकार है, वो अपने तरीके से डील करें इस पर। इसके बाद जो है वो सैलाब से हटते हैं और इंटरव्यूअर जो है वो ये कहते हैं कि फ़ॉरेन मिनिस्टर, आप नौजवान हैं, आपकी उम्र सिर्फ 34 साल है, आपका ताल्लुक़ ऐसे ख़ानदान से है जो पाकिस्तानी सियासत में कई दिहाइयों से जुड़ा है। आपके नाना 70 की दिहाई में वज़ीर आज़म थे, फ़ौजी बगावत के ज़रिए उनका तख्ता उल्टा गया, फिर उन्हें फांसी दे दी गई। आपके वालिद पाकिस्तान के सदर रहे और मेरे ख़्याल में आपकी वालिदा को तो ज़्यादातर लोग जानते हैं। वो पहली खातून थी जिन्होंने किसी भी इस्लामी मुल्क की जमहूरी हुकूमत संभाली। वो 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनी, फिर जब वो वापस पाकिस्तान आई तो उन्हें मार दिया गया। आपने आखिर क्या वजह थी, आपने सियासत को क्यों ज्वाइन किया? इस पर बिलावल कहते हैं कि मेरी माँ अक्सर कहती थी कि उन्होंने अपने लिए इस ज़िंदगी का इंतखाब नहीं किया, बल्कि इस सियासी ज़िंदगी ने उनका इंतखाब किया। उन्होंने कहा कि मेरा जवाब भी यही है कि मुझे इस पॉलिटिकल लाइफ ने चूज़ किया है, मैंने इसको चूज़ नहीं किया। इस पर वो सवाल करते हैं कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के भाई हैं, उनकी बेटी मरियम भी सियासत में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मौरूसी सियासत है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है वो हो रही है पाकिस्तान में, कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, जानशीन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और कुछ सियासी ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। ये 20 करोड़ से ज़ायद आबादी का मुल्क है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस पर बिलावल कहते हैं कि हाँ, ये 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, मैं अब शरीफ ख़ानदान का जवाब तो नहीं दे सकता, वो अपना जवाब खुद देंगे। देखें, मैं तो नहीं चाहता था कि मैं ये सब कर रहा होता, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरी वालदा ज़िंदा होती और वो काम कर रही होती जो करना उन पर जचता भी था और वो बखूबी कर भी सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जमहूरियत पर हमले होते रहे, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जमहूरियत पर हमले होते रहे और मकबूल लीडर्स को रास्ते से हटाया जाता रहा और उसके नतीजे में मेरे जैसे लोगों को ये काम करना पड़ रहा है। देखें, जमहूरियत तो यही है कि जो भी सियासत करना चाहता है वो ख़ुद को अवाम के सामने पेश करे और अगर अवाम उसका इंतखाब करें तो वो जमकर सियासत करें। इस पर इंटरव्यूअर ने सवाल किया, उन्होंने कहा ये बात बहुत दिलचस्प है। अभी अल जज़ीरा पर इसी प्रोग्राम में चंद एक साथ पहले मैं कीनिया के नए सदर का इंटरव्यू कर रहा था। वो माजी में सड़क किनारे मुर्गी बेचा करते थे और अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा 15 साल की उम्र में उन्हें जूता पहनना, अपने पाँव में जूता पहनना नसीब हुआ। लेकिन पाकिस्तान को देखें तो सियासतदानों का ताल्लुक़ हमेशा अपर क्लास से होता है, ऐसा क्यों है? इस पर बिलावल कहते हैं कि देखें, मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। हमारी पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने आम सियासी वर्कर के तौर पर अपना करियर शुरू किया और वो करते करते वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए। तो पाकिस्तान में ऐसा भी मुमकिन है। अब सारे लोगों को मालूम है कि राजा परवेज़ अशरफ जो है वो किन हालात में उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था और उससे पहले असल में उनकी चॉइस जो है उनकी पार्टी की वो यूसुफ रज़ा गिलानी थे। यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुए। आसिफ अली ज़रदारी सदर थे और अपनी फैमिली, अपनी पार्टी में कोई ऐसा मौजूद शख्स मौजूद नहीं था। बिलावल उस वक्त मेंबर नहीं थे, वो अमली सियासत में बाकायदा उन्होंने उसका आगाज़ नहीं किया था। वो लंदन में और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने उनकी तस्वीर भी देखी होंगी, वो पढ़ाई कर रहे थे और इस वजह से वो भी मौजूद नहीं थे। तो फिर राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो, और एक तो ये और दूसरा वो जिस वक्त बने उनके हालात और वो सब कुछ डिफरेंट था। बहरहाल उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है। उसके बाद सवाल हुआ उनसे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपने ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के बाद से
बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? इस पर बिलावल कहते हैं कि बिल्कुल बकवास बात है, ये एक साजिशी थ्योरी है। आप तो पाकिस्तानी सियासत को जानते हैं, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख़ में हर वज़ीर-ए-आज़म को गैर जमहूरी तरीके से निकाला गया। वज़ीर-ए-आज़म ऐसे भी हैं जिनको फांसी लगी, जिला वतन किए गए, दूसरे गैर जमहूरी तरीक़ों से उन्हें निकाला गया। इमरान खान तो वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिसे एक जमहूरी रास्ते से भेजा गया। इमरान खान की नाअहलियों की वजह से उनके इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ा, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा बुराइयां की इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार की। बहरहाल उसके ऊपर सवाल जो है वो इंटरव्यूअर ने किया, जेम्स बेज़ ने 2018 पर नज़र डालें। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तबसरा निगार और मुबस्सरीन कहते हैं कि वो फ़ौज की हिमायत से इक़्तिदार में आए। नवाज़ शरीफ भी यही इल्ज़ाम लगाते रहे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासत में एक गैर ज़रूरी तौर पर बड़ा किरदार अदा करती है? इस पर बिलावल कहते हैं, और बड़ा जब ये सवाल हो रहा था बिलावल बड़े मानी खेज़ मुस्कुराहट दे रहे थे, और साथ ही मुस्कुराहट देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से स्माइल कर रहा हूँ, मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि आप समेत सब जानते हैं कि हमारी जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की तारीख़ कैसी रही है। लेकिन जहाँ तक 2018 के इंतखाबात का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान में तो वैसे भी साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं होते, लेकिन 2018 का इलेक्शन तो ख़ास तौर पर बहुत ही गैर शफाफ था और इसमें इमरान खान को फ़ायदा दिया गया और इक़्तिदार में आने के बाद भी वो फ़ौजी इदारे को इस्तेमाल करते रहे सियासी मकासद के लिए। ये मैं तो नहीं बल्कि इमरान खान ख़ुद कहते हैं कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद से अपने इत्तेहादियों को वोट डालने के लिए बुलवाते थे। इसी वजह से ये बहुत अहम हो गया था कि इमरान खान को हटाया जाए। अच्छा, ये वो मामलात थे जिनके ऊपर ज़ाहिर है कि किसी ने बात नहीं की, बट दे वर पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, सो आई वांटेड कि मैं ये आपके सामने रखूँ। उसके बाद जो है वो बहुत ही अहम सवालात जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। यूक्रेन का मामला, अमरीका चीन बैलेंस कैसे करेंगे, ये सारा मामला, इस पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सवाल होता है कि वज़ीर ख़ारजा के तौर पर आपके लिए कितना मुश्किल है कि इस वक्त जो सुपर पावर्स की सियासत हो रही है इसमें दामन बचाकर चल सकें। एक तरफ चीन है जो आपका बेहतरीन दोस्त है, आपका बेहतरीन मुआशी ताउन है उनके साथ, बेल्ट एंड रोड मंसूबा, CPEC वगैरह वगैरह, बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है चीन के साथ। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ आपका एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, एक पेचीदा ताल्लुक़ है जो शायद अब बेहतर हो रहा है आपके आने के बाद। फिर एक तरफ रूस है जिसे मगरबी ममालिक एक शूदर के तौर पर, एक पराया के तौर पर, अछूत के तौर पर देख रहे हैं। आप उनके साथ गैस पाइपलाइन पर बात कर रहे हैं। इस तमाम मामले में तवाज़ुन कायम रखना कितना मुश्किल है आपके लिए? इस पर बिलावल जो है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो इन बड़े ममालिक को ये आदत हो जानी चाहिए कि छोटे ममालिक या वो ममालिक जिन्हें ये छोटा समझते हैं, इन्हें अपनी ग्रेट गेम्स में यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। हम सब को ख़ुद से सवाल करना चाहिए कि तारीख़ में इस दौर के बारे में क्या लिखा जाएगा। ये वो दौर है जब हमारी बका को, हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो मौजूद है, हमारी बका को एक ख़तरा लाहक है। 100 साल का बदतरीन कोरोना वायरस, माहौलियाती तब्दीली से होने वाली तबाही इस वक्त हमारे लिए बका का एक मसला बनी हुई है और इन मसाइल पर उस वक्त तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक ये तमाम ममालिक जिनका आपने नाम लिया ये मिलकर काम नहीं करते। इस पर उनसे सवाल करते हैं, हाँ लेकिन आप जानते हैं कि बड़ी कुव्वतें इस वक्त बहुत ज़्यादा तकसीम का शिकार हैं। मैं इस मामले पर सवाल करना चाहता हूँ जो इस वक्त तकसीम की सबसे बड़ी वजह है। आपका यूक्रेन में रूस के इक़दामात जो रूस ने उठाए हैं उनको आप कैसे देखते हैं? इस पर बिलावल कहते हैं, इससे पहले जो सवाल पर मैंने जवाब दिया है इस सवाल पर भी मेरा यही जवाब है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे तनाज़ात का वक्त नहीं है। जो भी वजूहात हों, इन इक़दामात के दोनों जानिब से जो भी दलाइल हों, ये वक्त है कि सब मिलकर ज़्यादा अहम मसाइल पर तवज्जो दें। अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता अपनाना चाहिए। तमाम फ़रीक़ैन से अपील करता हूँ कि वो मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता अपनाएँ। इस पर इंटरव्यूअर कहते हैं कि बसद एहतराम मैं वज़ीर ख़ारजा साहब, आप मेरे सवाल का जवाब देने से गुरेज़ कर रहे हैं। मैं इस वजह से आपसे स्पेसिफ़िक पॉइंट्स पर पूछना चाहता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ये जारहियत है जो रूस ने की और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी भी है। क्या आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं? इस पर बिलावल कहते हैं, सर मेरे ख़्याल में मैं सवाल से भागने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे ख़्याल में अपनी राय रखना मेरा हक़ है। मेरे ख़्याल में इस वक्त मग़रिब का रवैया यही है कि अगर आप उनके वाला
मौक़िफ़ नहीं अपनाते, उनकी ज़बान में बात नहीं करते। और यहाँ पर फिर वो बिलावल को इंटरप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पर बात कर रहा हूँ, क्या ये एक जारियत थी? इस पर बिलावल ने कहा कि आप आज़ादी से सवाल करें, लेकिन मेरा मौक़िफ़ यह है कि मैं जिस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हूँ, उस मुल्क का मौक़िफ़ यह है कि हम इस तनाज़े में किसी की साइड नहीं ले रहे। हम अभी अफ़गानिस्तान से निकले हैं, महज चंद माह का अरसा हुआ है। हम 20 साल की इस जंग से तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। और इसके आखिर में भी हमने देखा बिलाखिर कि लोग जो कुछ भी इस हवाले से सोचते हों, इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, आखिर में हमसे पूछे बग़ैर, अफ़गानियों से पूछे बग़ैर मुज़ाकरात शुरू किए गए। अब आप इसे पसंद करें या ना करें, एक नतीजे पर पहुंचा गया। और इस अफ़गान जंग में हमारा यानी कि पाकिस्तान का बेपनाह नुकसान हुआ। 80,000 जानें गई, मेरी माँ की जान गई। और फिर ये लोग हाथ झाड़कर यहाँ से चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है उस पर रूस का अपना मौक़िफ़ है और मगरबी ममालिक का अपना मौक़िफ़ है। आप जिस भी मौक़िफ़ की हिमायत करें, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वक्त एक नई आलमी जंग का नहीं है। इस पर फिर एक क्रॉस क्वेश्चन जो है वो होता है। वो ये कहते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एक गैर जानिबदार शख्स हैं, उनके पास अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है। वो कहते हैं कि उस चार्टर की खिलाफ वर्जी हुई है। फिर यहाँ पे बिलावल कहते हैं, देखें, जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का ताल्लुक़ है तो मैं इनकी मुकम्मल तौर पर हिमायत करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि चाहे सेक्रेटरी जनरल हो, चाहे अमरीका हो या इस तनाज़े का कोई और फ़रीक, तो क्या उनका कश्मीर के हवाले से भी यही मौक़िफ़ है? क्योंकि वहाँ बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, दुनिया भर के इंसानी हुकूक के इदारे जो हैं वो खिलाफ वर्जियों का बता रहे हैं। इंडिया में अक़लियतों को बदतरीन तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर हमसे ये तवक्को है कि हम यूक्रेन के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाएं, तो कश्मीर के हवाले से भी ऐसी ही पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करना तो बराए मेहरबानी हमें हमारे मसाइल पर तवज्जो देने दें। इस वक्त परेशान होने के लिए हमारे पास अपने बहुत से मसाइल हैं। ये वो गुफ्तगू है। उसके बाद अफ़गानिस्तान वाला मामला, उसमें भी जो स्टेट की पॉलिसी है, जो रियासत की स्टेटेड पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के हवाले से, हालांकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि बिलावल का तालिबान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट मौक़िफ़ है, लेकिन जो रियासत की पॉलिसी है उन्होंने उसका इजहार किया जो सवालात अफ़गानिस्तान के मामले पर हुए। इस इंटरव्यू को एक मरतबा देखा, उसके बाद दोबारा देखा, बड़ा क्रिटिकली देखने की कोशिश की। इसको मैंने खुद सुनने के बाद जो है वो इसके पॉइंट्स लिखे, ट्रांसलेट करके आपके सामने रखने के लिए। अब मैं आपके सामने जो है वो एक से 2 मिनट में अपना जो है वो राय, अपना तबसरा जो है इसके ऊपर रख देता हूँ कि देखें, इंटरव्यू जो है वो अगर उसको देखा जाए, इंटरव्यू जो है बड़ी हद तक एक बड़ा मुनासिब, बैलेंस्ड और अच्छा इंटरव्यू था। लेकिन इस इंटरव्यू में ये मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐसी कौन सी बात कही है जो आज से पहले नहीं हुई, जो गुज़श्ता 4 साल से इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, या शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे हैं, या शेरी मज़ारी बात कर रही हैं, या पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जो इस अरसे के दौरान रहे, डॉक्टर फैसल साहब रहे, जाहिद हफीज़ चौधरी साहब रहे, या फिर अब आसिम इफ्तिखार साहब हैं, यही मौक़िफ़ है एग्जैक्टली जो वो रखते आए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई ऐसी बात नहीं की जो इमरान खान साहब ने ना की हो, जो शाह महमूद कुरैशी ने या जिन साहिबान का मैंने तज़किरा किया इन्होंने ना की हो। तो बिल्कुल वही बात की, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, उनका एक चेंज ऑफ हार्ट होता है और वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क्या बात है, उन्होंने कमाल कर दिया, बड़ा ज़बरदस्त। फ्रैंकली स्पीकिंग यही तरीक़ाकार था, यही ब्रीफिंग जो है वो जब आपको मिलती है, जब स्टेट एक पॉलिसी बनाती है, जब वो पॉलिसी बन गई जो इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में बनी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास वो गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो इसमें कोई बड़ी तब्दीली लाएं। अब या तो इसकी वजह ये हो सकती है कि वो, उनको लगता है कि अगर उस मौक़िफ़ को तब्दील करेंगे तो ऑलरेडी पॉलिटिकली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनकी हुकूमत के ऊपर एक बड़ा मज़ीद जो है वो क्रिटिसिज्म आ सकता है, लोगों का, मीडिया का बड़ा क्रिटिसिज्म आ सकता है कि ये किस किस्म का मौक़िफ़ अपना रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की जो लाइन थी वो मकबूल भी थी और आवाम की राय पर मबनी भी थी। तो वही राय जो है उन्होंने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रीइटरेट किया। हाँ, अगर किसी को ये ज़्यादा पसंद आता है कि उनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शक्ल जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर वो तेज़ इंग्लिश बोलते हैं, तो ये
एक अलहदा बात हो सकती है। अलबत्ता इस इंटरव्यू में कुछ ऐसा नया नहीं था जो आज से पहले पाकिस्तान की इन्हीं मामलात पर यह स्टेटेड पॉलिसी नहीं थी। बहरहाल उसको रीइटरेट यानी कि अपने मौक़िफ़ का जिसे कहते हैं अयादा करना, वो अयादा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया अंग्रेज़ी ज़ुबान में थोड़ा तेज़ तेज़ बोलकर। ये है जनाब इस इंटरव्यू का ख़ुलासा। आई होप कि आप लोगों की अगर इस हवाले से कोई आरा है, आप तबसरा करना चाहें, यू आर वेलकम, आप कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।